दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से है, जो गवर्नमेंट की एक कंपनी होती है, अंडरटेकिंग कंपनी होती है, जहां महारत्ना कंपनी के नाम से भी हम जानते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो रत्ना महारत्ना कंपनी के बारे में आपको पता होगा। चलिए इस वीडियो को डिटेल हम आपको आगे देते हैं। इसमें क्या एज क्राइटेरिया होगी, एजुकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा, आपको वैकेंसीज कहाँ कहाँ के लिए आई है, कौन कौन इस वैकेंसीज को भर सकता है, और उसकी सैलरी कितना मिलेगी, और कैसे इसका एग्जामिनेशन होगा, और कौन सी आखिरी डेट है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर स्केल पे देख रहे हो जहाँ पे अभी दिखाया था, तो मैं सब कुछ आपको भी डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना लेट किए हुए। जैसा कि आप यहाँ पर डेट देखोगे ऊपर जा कर के तो 2024 लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 2024 ये डेट आपको दिख रहा होगा। इसी डेट को नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ने कि कोल इंडिया लिमिटेड को, इनको बहुत सारी नंबर्स में वैकेंसीज इन्होंने निकाला हुआ है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जॉब की सपने पूरे हो सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2014 यहाँ पे लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनियर्स बेस्ड ऑन गेट 2024 स्कोर। जिसने भी गेट किया हुआ है 2024 में उनके लिए ये है। अब आइए हम जानते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 640 पोस्ट दिया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा पोस्ट गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है। अगर हम माइनिंग की पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट कोड जो है 11 है और वैकेंसीज कितने हैं 263 है। सिविल की बात करते हैं तो 91 है। इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो 102 वैकेंसीज है। मैकेनिकल की बात करते हैं तो 104 वैकेंसीज यहाँ पर है। ठीक है। सिस्टम की बात करते हैं तो 41 है। अगर हम ENT की बात करते हैं तो यहाँ पे 39 वैकेंसीज पड़ी हुई हैं जिसमें आपकी जॉब मिल सकते हैं। टोटल वैकेंसी 640 है। ठीक है दोस्तों। ओपनिंग डेट होगा ये 29 अक्टूबर 10 बजे सुबह, और लास्ट होगा 28 नवंबर 2024 जो कि शाम को 6 बजे होगा। डेट को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट बताएं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जो है कि लिंक को ओपन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो माइनिंग के लिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क से आपको होना चाहिए। ठीक है। अगर सिविल की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ रेवेलेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। यहाँ पर भी 60% मार्क्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मिनिमम कैटेगरी दी हुई है 60%, जिसका जितना हाई परसेंटेज रहेगा उस हिसाब से उसके चुने जाने का जो है कि यहाँ पर उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। वैसे ही सिविल के लिए है, वैसे ही इलेक्ट्रीशियंस के लिए भी सेम दिया गया है कि आपको रिवेलेंट ब्रांच से, मतलब कि आपने इलेक्ट्रिक से इंजीनियरिंग किए होने चाहिए। मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए होने चाहिए। अगर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो रहता है कंपनी से BE किए होने चाहिए। किसी भी कॉलेज से फर्स्ट क्लास BE पास होने चाहिए, या BTech होना चाहिए, या BSc होना चाहिए, या इंजीनियरिंग कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विथ MCA। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और हर जगह पे 60% मार्क जो है कि इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। ENT की बात करते हैं यहाँ पर अगर, तो आप BE होने चाहिए, BTech होने चाहिए, BSc होने चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच से ऑफ इंजीनियरिंग एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ 60। यहाँ पर ये भी 60% दिया हुआ है। तो जो भी यहाँ पर माइनिंग है, सिविल है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल है, सिस्टम है एंड ENT, यहाँ पे सब जगह यहाँ पर आपको 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। तो वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका 60% मार्क आया हो। ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि 60% के ऊपर जिनके मार्क्स आए हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर BE या BTech BSc आपने किया हुआ है और MCA भी किया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से, इन सब में से अगर आपने कुछ भी किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन आपका जो है कि ST SC और जो होते हैं उनके लिए 5% का यहाँ कंसेशन भी दिया गया है। जैसे कि जनरल वालों का मिनिमम 60% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ST SC के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए भी और PWD के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा कंसेशन दिया गया है।
5% का, जो कि हो जाता है 55%। ठीक है दोस्तों, 55% से अगर वो पास है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि उनको हर जगह पे बेनिफिट दिया जाता है, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको बेनिफिट दिया गया है। तो 5% का कंसेशन यहाँ पर मिलता है अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो ये भी एक बेनिफिशियरी होगा। जो इस कैटेगरी से आते हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और एलिजिबल हो करके 60% की जगह 55% से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अपीयरिंग कैंडिडेट की बात करते हैं तो कैंडिडेट वो जो कि करंटली अभी स्टडी में फाइनल किया है वो भी भर सकता है, और जिनने पहले भी किया हुआ वो भी। लेकिन यहाँ पर गेट जो आपने दिया होगा, गेट का एग्ज़ाम जो दिया होगा वो 23-24 में ही दिया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 23-24 में गेट को क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हर कैंडिडेट को गेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है लेकिन आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि आपने इसको पास किया हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। लेकिन अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, रिज़ल्ट आने वाला है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और फाइनल जो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर आपका लिस्ट जारी नहीं होता है, आप गेट क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आपका जो फॉर्म होता है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसके पहले आपका गेट क्वालिफाई हो गया है और उनको अपीयर हो रहा है कि नहीं आपने गेट को क्वालिफाई कर लिया है, तो आप एलिजिबल हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ वहाँ पर लिया जाएगा और आपको जॉब के लिए एलिजिबिलिटी दिखाई जाएगी और आपको बुलाया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए किसी भी जॉब के लिए, अगर कोल माइंस में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिसिप्लिन कोड पोस्ट कोड की अगर हम बात करते हैं सिविल 12, ठीक है, सिविल 12 में अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है, जो नॉट एलिजिबल ब्रांचेस का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो एलिजिबल नहीं होंगे उनका सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रीशियन 13, मैकेनिकल 14 एंड इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉमिक्स का 14, ऐसा दिया हुआ है 16। यहाँ पर जो जो ब्रांच अवेलेबल नहीं है, मतलब जो एलिजिबल ब्रांच नहीं है, उनका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि आप एलिजिबल नहीं है। तो इसको भी आप ध्यान में देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बिना इसको पढ़े हुए आप अपना फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर नहीं भर सकते हैं फॉर्म, आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो नॉट एलिजिबल ब्रांचेस का यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो भी फॉर्म है वो 11 में भरना है, 9 कि 12, 13, 14 में। अब यहाँ पर हम और बात कर लेते हैं कि क्या क्या, यहाँ पर हम जानेंगे कि किसके लिए कितनी सीट निकली हुई है। अगर हम जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल के लिए माइनिंग में 106 सीट निकली हुई है, वहीं पे ईवीएस के लिए 26, बीसी के लिए 39, एसटी के लिए 20 एंड ओबीसी के लिए 71 और अदर और भी रिमार्केबल जो भी होते हैं उनके लिए 262। ठीक है, टोटल मिला के 262 यहाँ पर है। और एसटी के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही सिविल के लिए 37 दिया हुआ है, ईवीएस के लिए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किसके लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा कि किसके लिए कितना सीट अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपका कंपटीशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कंपटीशन होगा ना वो कम नहीं होने वाला है। हर किसी के लिए यहाँ पर एक जो होता है कि फ़ाइट होती है एग्ज़ामिनेशन में, अच्छे परसेंटेज के बाद भी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरल एग्जामिनेशन, हेल्थ एग्जामिनेशन जो भी होते हैं, फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी आपको अपना 100% देना होता है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस की, तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए, गेट उसका 24 में क्लियर होना चाहिए, स्कोर उसके ज़्यादा होने चाहिए, कैटेगरी वाइज उसको जो है कि रेशियो होना चाहिए। और जो भी बच्चा अभी जैसे कि
मान लीजिए कोई क्वालिफिकेशन अपना अभी डन कर रहा है, अभी उसने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, उसका अपियरिंग है, तो लास्ट 2 जो सेमेस्टर उसके हुए हैं या 3 सेमेस्टर जो उसके हुए हैं उसमें बिना किसी प्रॉब्लम के वो हर एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना चाहिए, तब वो फॉर्म को भर सकता है। अगर आप लास्ट ईयर में आप क्वालिफाई नहीं होते तो आप फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि आपका जो है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को करिएगा। अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो कैंडिडेट बीइंग जर्नल के लिए यहाँ पर क्या फ़ीस होगा, जर्नल के लिए जो फ़ीस अप्लाई है वो 1000 रुपीज़ है और उसके साथ में GST 180 रुपीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो 1180 रुपये टोटल यहाँ पर फ़ीस लगने वाले हैं। ठीक है, तो 1180 रुपये यहाँ पर आपको फ़ीस देना होगा। ST SC PWD एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं 30 सितंबर 2024 तक आपकी एज जो होनी चाहिए मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ST SC के लिए 3 साल, OBC के लिए 3 साल, ST SC के लिए 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ जो है उनके लिए 10 ईयर का छूट दिया गया है जर्नल के लिए, और 13 ईयर दिया गया हुआ है नॉन कैटेगरी लॉयर के लिए, और मतलब जो OBC होते हैं, और ST SC के लिए 15 ईयर, जो डिसेबल है उनके लिए ये छूट बताया जा रहा है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन है जिसमें कि कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज लिमिट 30 ही है, लेकिन ST SC इन लोगों के लिए थोड़ा छूट दिया हुआ है, और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए ज़्यादा छूट यहाँ पर दिया गया हुआ है। 30 सितंबर में आपकी एज जो है कि मैक्सिमम जो होता है वो 30 से 56 साल होना चाहिए। 56 साल से 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 30 ईयर से लेकर के 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जिसको रिलैक्सेशन दिया गया है उनका रिलैक्सेशन अलग से वहाँ पर अप्लाइड होगा। ठीक है, अपर एज लिमिट की यहाँ पर भी बात की गई है। ठीक है, अपर मैक्सिमम जो छूट के बाद की बात अगर करें तो वो इतना ही दिया गया है। ठीक है, मतलब कि जो रिलैक्सेशन है उसके बाद मैक्सिमम 56 होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है, कि पेमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की समय की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 ग्रेड में जो होता है E2 ग्रेड में जो सैलरी पे की जाती है आपको 50,000 से लेके 1,60,000 तक पे की जाती है। ठीक है, और ये बढ़ करके आगे 2 लाख के ऊपर तक जाती है, लेकिन जब तक आपका E2 में रहते हो आप, मतलब कि ट्रेनिंग सेक्टर 2 में रहते हो, तब तक आपकी यही सैलरी आपको दी जाती है। फिर 1 साल के बाद आपकी 60,000 से 1,80,000 हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी और सैलरी बढ़ा दी जाती है। मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से छूट भी मिलती रहती है। जो भी गवर्नमेंट की जो आपको सुविधाएं होती हैं वो भी प्रोवाइड यहाँ पर की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे काम करते हैं उनको बहुत सारी छूट भी मिलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वो सारी छूट भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। कोल माइंस की तरफ से जो भी कैंडिडेट वर्किंग होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको बहुत सारे प्रॉपर रिक्वायरमेंट पेपर वगैरह जो होते हैं उन सब में भी छूट मिलता है। अगर आप पेपर सबमिट कर रहे हो तो कैसे करोगे, ये सारी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी उसमें आपको बताऊँगी। अगर आप ऑफलाइन पेपर फॉर्म भर रहे हो तो आपको कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता दूँगी। दोस्तों ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है। आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से, कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन कोल माइंस इंडिया में जॉब के लिए अप्लीकेबल है, कौन नहीं है। मैं आपको एक लिंक दे दूंगी जिससे ये PDF तुरंत आपके मोबाइल में, आपके डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा, जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे ही वीडियो मुझे मिल जाता है, कोल माइंस की साइट चालू हो जाती है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, वैसे ही मैं आप लोगों को फॉर्म का वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगी। थैंक्स।